जय सेवा, जय बिरसा. मला गोंडवाना दर्शन इन्होंने मुझे लाइव पर बुलाया. इस गोंडवाना दर्शन की मुखिया उषा किरण जी आतराम और उनके साथीदार नामदेव नेताम, बीके वड्डे और कमलेश गोंड, इन सभी को मैं धन्यवाद देता हूं. दोस्तों, भाइयों, आज के लाइव का विषय है आदिवासी संस्कृति, इतिहास और आज की सामाजिक स्थिति और उसका चिंतन. इस विषय पर मैं मेरे विचार रखने वाला हूं. संस्कृति का अर्थ क्या होता है? संस्कृति यह एक जीवन का मार्ग है, जीवन बिताने का मार्ग है. संस्कृति के जरिए एक आदर्श जीवन प्रणाली अपनाकर मनुष्य को अपना जीवन निर्भर करना पड़ता है. आदिवासियों की जो संस्कृति है, इस संस्कृति के बारे में मैं मेरी सोच रखना चाहता हूं. इस विश्व में अपने अपने अलग अलग जो समाज है, वो अपने संस्कृति के जरिए से अपना अपना एक मार्ग चुनते हैं. हमारी भी आदिवासियों की एक आदर्श संस्कृति है कि यह आदर्श आदिवासियों की संस्कृति पूरे विश्व के लिए आदर्श है, यह मैं कहना चाहता हूं. हमारा जीवन इस संस्कृति के अनुसार कैसा है? संस्कृति एक जीवन का मार्ग है. संस्कृति एक जीवन की प्रणाली है. संस्कृति आदर्श जीवन बिताने की नियमावली है. हमारी ये संस्कृति में कौन से पहलू है, यह मैं आपको सभी को बताना चाहता हूं. हम आदिवासी है, हम मूल निवासी है. जो मूल निवासी है वो मूल का रहने वाला है. आदिवासी जो है वो आदि से रहने वाला है. इसका अर्थ ऐसा प्रतीत होता है. तो ये जो इंसान है, ये इस पृथ्वी के आरंभ से रहने वाला इंसान है. इसीलिए इसी को मूल निवासी कहते हैं, आदिवासी कहते हैं. इसका अर्थ यह है. और इस मूल निवासी की एक संस्कृति है, जीने की पद्धति है.
वो सदियों से यह आदर्श संस्कृति चली आ रही है। तो यह संस्कृति निसर्ग के ऊपर निर्भर है, निसर्ग को मानने वाली आदिवासियों की संस्कृति है। जो निसर्ग में विज्ञानवाद है, जो निसर्ग में मानवतावाद है, जो निसर्ग में पंच तत्व है, जिस पंच तत्व के बिना कोई भी इंसान जी नहीं सकता, वो पंच तत्व को आदिवासी इंसान ने मान लिया है। ये पंच तत्व के, निसर्ग के पंच तत्व के विज्ञान को आदिवासी ने अपनाया है। सोचने की बात है। कोई किसी प्रकार की अंधश्रद्धा हमारे आदिवासी संस्कृति में नहीं है। हमारे आदिवासी संस्कृति का अध्ययन बहुत गहरा है। वो पूरे विश्व ने अपनाना चाहिए, इस तरह का यह अध्ययन है। यह अध्ययन के अनुसार हमारी गोंडी संस्कृति बनी। इस देश में जितनी जमातियां हैं, वो समाज सभी जमातियों का एक मूल तंत्र है। वो सभी जमातियां निसर्ग को मानती है। निसर्ग यह आदिवासी की पहचान है। और निसर्ग के जो घटक है, वो सभी घटक आदिवासी ने अपनाए हैं। हमारे संस्कृति में विज्ञान है, मानवतावाद है। हमारे संस्कृति में ईश्वरवाद नहीं है, ईश्वर की संकल्पना नहीं है। यह सोचने की, समझने की बात है। इसीलिए आदिवासी इंसान यह संस्कृति के ऊपर निर्भर है। वो कोई धर्म में तुम्हें दिखाई नहीं देता। इस देश के संविधान ने कहा कि आदिवासी कोई धर्म के नहीं है। ये सोचने की बात है। यही हमारी कोया संस्कृति, जिसे हम गोंडी संस्कृति बोलते, गोंडी, और यही संस्कृति ने को अपनाकर हमारे गोंडियन लोगों ने, कोयापेन लोगों ने इसे आगे लाया। और इस संस्कृति का जो स्टडी है, इसकी किताबें हैं, बहुत सारे गोंडियन संस्कृति की किताबें बाहर प्रकाशित हुई है, आए हैं। मित्रों, इस संस्कृति का अध्ययन पूरे देश में किया जाता है। वो आदिवासी संस्कृति का बोलो, चाहे कोया दर्शन संस्कृति का बोलो, ये सभी एक ही है। अलग अलग नाम से अगर पहचान भी हो तो इसका मूल्य एक ही है। इस संस्कृति में एक समूह से रहने की जो पद्धत है, या इस संस्कृति का इंसान समूह से रहता है, वो इसकी पहचान है। आर्य बाहर से आए और उन्होंने आदिवासियों के ऊपर आक्रमण किया। जो गांव में रहे, शूद्र अति शूद्र जो वर्ण व्यवस्था है, इस वर्ण व्यवस्था के बाहर आदिवासी
जंगल में चले गए, लेकिन उन्होंने शूद्र होना पसंद नहीं किया। सोचने की बात है। तो ये दो संस्कृति का झगड़ा जो पुरानों से चले आ रहा है, ये पुराण में जो हमें अलग अलग नामों से पुकारा गया, राक्षस कहा गया, वानर कहा गया, असुर कहा गया, जंगली कहा गया, रांटी कहा गया, कई नामों से दूषण देकर आदिवासियों को एक इंसान के रूप में न देखना, ऐसा नजरिया पुरान काल से तो अभी तक चला आ रहा है। वर्ण व्यवस्था में भी शूद्र, अतिशूद्र, जातिवाद, ये सभी बातें जो हमें दिखाई देती है, इसका आदिवासी समाज विरोध करता है, क्योंकि ये सभी हमारे संस्कृति के खिलाफ है। हमारी संस्कृति समानता के ऊपर आधारित है, मानवता के ऊपर आधारित है। हमारी संस्कृति विज्ञानवाद के ऊपर आधारित है। हमारी संस्कृति ईश्वर के ऊपर, ईश्वर के भरोसे पे रहने वाली नहीं, वो निसर्ग के भरोसे पर निर्भर होने वाली ऐसी संस्कृति है। हवा, पानी, तेज, वायु जो घटक है पंच तत्व के, इसी को हमारे संस्कृति में माना जाता है। निसर्ग की सभी आदिवासी पूजा करते हैं। आदिवासी में गणतंत्र व्यवस्था है। गणतंत्र व्यवस्था या आदिवासी का मूल है। इस गणतंत्र व्यवस्था में लोकशाही है, और यही गणतंत्र व्यवस्था इस देश के संविधान में दिखाई देती है। इस भारत को गणतंत्र व्यवस्था का भारत कहलाते हैं। ये गणतंत्र व्यवस्था आदिवासी में है, और यही गणतंत्र व्यवस्था भगवान बुद्ध के तत्वज्ञान में भी गौतम बुद्ध भी एक गण व्यवस्था के थे। इसीलिए वेंकटेश आत्राम जी ने कहा था कि गण व्यवस्था बौद्ध धर्म में भी पाई जाती है। इसलिए वहां पर भी गौतम बुद्ध, ईश्वर को गौतम बुद्ध ने नकारा है। तो ये वेंकटेश आत्राम जी ने जो गोंडी संस्कृति के संदर्भ ये किताब लिखा है, ये किताब बहुत मौल्यवान किताब है। वो पढ़ना चाहिए सभी आदिवासी लोगों ने। एक संस्कृति का भाग, सही संस्कृति क्या है, इस किताब में वेंकटेश आत्राम जी ने बताया है। तो गण व्यवस्था के ऊपर निर्भर हमारी आदिवासी की संस्कृति है, वो लोकशाही प्रणीत संस्कृति है। और इस संस्कृति की सोच संविधान तक चली गई है। हमें वो नजर आती है, जो सिंह का चिन्ह नाने के ऊपर दिखाई देता है, कहीं भी दिखाई देता है। ये टोटम की व्यवस्था आदिवासी की व्यवस्था है। यह चिन्ह सम्राट अशोक का भी चिन्ह रहा हुआ है, उनके भी राज का चिन्ह रहा हुआ है। हमारी ये संस्कृति पूर्वजों को मानने वाली संस्कृति है। भाइयों, हमारे जो पूर्वज हैं, हम पूर्वजों का आदर्श मानते हैं, और उनका आदर्श मानकर सदियों से हम आगे चल रहे हैं। जैसे कि वारी कुपार लिंगो है,
पारिकुपर लिंगो ये तुम्हारे हमारे जैसे हो गए। उनका एक आदर्श कार्य था, वो आदर्श कार्य प्रणाली लेके, जैसे गोंडी संस्कृति में हमारी कोयाबिन संस्कृति में हम आदर्श चल रहे हैं। राका शुक्ला है, उनका आदर्श जंगो रायताड़ है। इन सभी जो हो गए हैं आदिवासियों में, इनका आदर्श लेने की जो पद्धत है आदिवासियों में, वो इंसान करके हो गए। इंसान के आदिवासियों के वो पुरुष थोर पुरुष थे और उन्हीं का आदर्श लेकर हम चलते हैं, क्योंकि हम पूर्वजों को भी पूजने वाले लोग हैं। जो हमारे पूर्वज हो गए उनकी याददाश्त रखकर उनका जो आदर्श है वो आदर्श लेकर हम जीवन में आगे चलते हैं। ये संस्कृति का एक पूर्वजों को मानने का एक हमारी संस्कृति का एक भाग है। इस आदिवासी संस्कृति में जन्म और मृत्यु, ये निसर्ग में इंसान जन्म लेता है और इस निसर्ग में इंसान समाप्त होता है, उसकी मृत्यु होती है। ये सच आदिवासी संस्कृति ने मान लिया, आदिवासी लोगों ने मान लिया। इसीलिए एक उदाहरण माड़िया गोंड समाज का मैं उदाहरण देना चाहता हूँ, क्योंकि मैं अहेरी भामरावगढ़ के कुछ दिन एक साल के लिए उधर था मैं उन लोगों में। तो वहाँ पे कोई भी घर का इंसान मरने के बाद वो रात भर नाचते हैं, गाना गाते हैं। इसी के पीछे ये मकसद है कि जो इंसान, कोई भी प्राणी जिसका जन्म हुआ उसका मृत्यु अटल है। यानी मृत्यु होने के समय में उसे दुख नहीं होना चाहिए, उसे विदा करो, आनंद से विदा करो, क्योंकि जन्म लेने वाला कोई भी प्राणी हो उसे मृत्यु अटल है निसर्ग के नियमानुसार। कितने सोच की बड़ी बात है। ये सब सारा दुख वो अपने तत्व ज्ञान से सह लेते हैं और रात भर वो जागरण करके उसी के नाम से नाचते हैं, गाना भी गाते हैं। ये तत्वज्ञान की खोज है। इसमें जन्म और मृत्यु यह अटल है। तो दुख पर मात करते आती है, यह हमारे संस्कृति ने हमें बतलाया है। प्रयास से दुख दूर होता है, प्रयत्न से दुख दूर होता है। हमारा सभी समाज, जो आदिवासी संस्कृति का समाज है, वो एक प्रामाणिकता के आधार पर खड़ा है। वो उसका प्रामाणिकता यह अधिष्ठान है, उसकी एक सच्चाई है, सोच है। ये संस्कृति में जीने वाला हर एक आदिवासी अपने खुद से और सभी समाज से प्रामाणिक रहता है। वो प्रामाणिक जीवन जीना, बिताना चाहता है। लेकिन आजकल ये सादे भोले भाले या हमारे संस्कृति में, आदिवासी संस्कृति में जीने वाले लोगों को लूटते हैं, उनका शोषण करते हैं। इस संस्कृति का एक सगापेन है हमारे गोंडियन संस्कृति में। सूत्र है, सभी जीने के सूत्र इसमें समाये हैं। तो एक गोंडी संस्कृति को ही गोंडी धर्म ऐसा हमारे आदिवासी बताते हैं।
आदिवासी कोई धर्म के न होने के बावजूद भी गोंडी समाज, गोंडी धर्म और उसकी किताबें, बहुत सारी किताबें स्टडी के लिए प्रकाशित हुई है। तो सरना धर्म है, उधर भिल्ल समाज में गुलिया महाराज ने जो निसर्ग आदिम धर्म करके अपने भिल्ल समाज को नाम दिया था। अलग अलग एरिया में अलग अलग धर्मों के नाम से ही कोई जानते हैं। ये धर्म व्यवस्था आदिवासी में न होते हुए भी ये जो हमारी संस्कृति है यही धर्म है। ये धर्म में कोई ईश्वर नहीं दिखाई देता है, उनके पूर्वज दिखाई देती और उनकी तत्व प्रणाली ये सभी दिखाई देते हैं। ये सोचने की बात है। सगापेन के नाम से हमारे गोंडियन संस्कृति में ये सब व्यवस्था, कोया दर्शन के नाम से ये सब व्यवस्था चलती है। मेरे दोस्तों, ये अपनी आदर्श जो संस्कृति है, ये संस्कृति का आदर्श पूरे विश्व ने लेना चाहिए। ऐसी ये आदर्श आदिवासी की निसर्ग संस्कृति है। तो ये संस्कृति से इसकी जड़ें मजबूत होना चाहिए। संस्कृति में भाषा एक महत्वपूर्ण अंग है। संस्कृति का भाषा, जैसी गोंडी भाषा है, कोलामों की कोलामी भाषा है, भिल्ल समाज की भिल्लोरी भाषा है, जो अलग अलग भाषा है, मुंडा समाज की मुंडारी भाषा है। इस सभी भाषा को जीवित रखना बहुत ही आवश्यक है। यह भाषा ये एक जीवन का महत्वपूर्ण साधन है। भाषा ये जीवन का व्यवहार है। भाषा यह समाज का मातृत्व है। इस भाषा में जो समाज जन्म लेता है उसका महत्व माँ के जैसा होता है। तो ये भाषा बढ़ना चाहिए, वो जीवित रहना चाहिए। ये संस्कृति का एक मूल तंत्र है, महत्वपूर्ण भाग है। कोई भी भाषा, देश की कोई भी भाषा हो, हर एक समाज की वो मातृभाषा रहती है। हमारे आदिवासी में जितनी जमात है उनकी बहुत सारी भाषाएं हैं। तो ये देश में सबसे ज्यादा भाषाएं आदिवासी लोगों की है, आदिवासी समूहों की है, देश में है। और पूरे विश्व में अलग अलग भाषा से आदिवासी अपनी भाषा से पहचान जाता है। वो उनकी मातृभाषा से पहचान जाते हैं। ये तो भाषा का जो महत्व है वो शासन ने, केंद्र शासन ने, राज्य सरकार शासन ने, केंद्र सरकार ने इसका महत्व रखना चाहिए। और शिक्षण में ये भाषा जीवित रहने के लिए शिक्षण व्यवस्था में इसे लाना चाहिए। लेकिन दुख की बात यह है कि भाषाओं को शिक्षण में, आदिवासी की भाषाओं को शिक्षण में स्थान नहीं है। क्यों? क्या हमारे आदिवासी इंसान नहीं है क्या? वो अगर उनकी भाषा में बोलते हैं
भाषा में जीते हैं। और ये भाषा के निर्माते कौन है? कोई एक नाम से उसका निर्माता, उसकी उत्पत्ति कोई एक नाम से नहीं होती, तो वो आदिवासी समूह से होती है। ये भाषा की निर्मिति, उत्पत्ति आदिवासी समूह से उपज है। किसी के एक के नाम पर ये भाषा का ये नहीं होता, वो तो सदियों से चली आ रही है। ये भाषा ये है, ये निसर्ग में पैदा हुई वाली भाषा, बोली भाषा, एक में एक को समझने वाली भाषा, इंसान के साथ बोलने वाली भाषा, अपना जीवन का अर्थ समझने वाली भाषा, अपने कुटुंब से प्यार करने वाली भाषा, अपने कुटुंब को पालने वाली भाषा, समाज को पालने वाली भाषा, इसकी निर्मिति भी निसर्ग में है। वो समूह से भी निर्मित हुई है, ऐसा मुझे लगता है। इस निर्मिति का, भाषा का निर्मिति का ऐसा कोई एक इंसान नहीं है कि आदिवासी की भाषा इन्होंने निर्माण की है। तो ये भाषा समूह से आई है, पीढ़ियों से आई है। और ये भाषा की संख्या पूरे देश में बहुत सारी हमें दिखाई देती है। शिक्षण व्यवस्था में भाषा आनी चाहिए, हमारी संस्कृति जिंदा रहनी चाहिए। गोंडियन जो भाषा है, गोंडी भाषा, न्यायमूर्ति रांडे, फादर हेरास, कॉल्डवेल, इन लोगों ने इस गोंडी भाषा का अध्ययन भी किया है और इस भाषा को माना है। द्रविड़ संस्कृति का भी इस भाषा से एक संबंध बताया है। चंद्रपुर डिस्ट्रिक्ट गैजेट में भी इसका उल्लेख आया है। रसेल हीरालाल स्टेफन फज, इन्होंने भी इन भाषाओं को मान्यता दी है, माना है। तो ये भाषा का महत्व रखने के लिए सभी आदिवासियों को उनके शिक्षण के व्यवहार में ये भाषा आनी चाहिए और भाषा का महत्व केंद्र सरकार और राज्य सरकार ने रखना चाहिए। ऐसी ये आदर्श संस्कृति एक आदर्श जीवन आदिवासी का प्रणाली है। ये आदर्श जीवन प्रणाली को जिंदा रखने के लिए हमें प्रयास करना चाहिए, क्योंकि ये धर्म से ऊपर ये प्रणाली है। ये संस्कृति जो है, देश में जितने भी और विश्व में जितने भी धर्म है, उससे भी ज्यादा ऊंचाई, उससे भी ज्यादा विज्ञानवाद और ये निसर्ग का तत्व ज्ञान लेकर यह संस्कृति जिंदा है। तो यह संस्कृति को हमें आगे बढ़ाना है और यह संस्कृति का तत्व ज्ञान आदिवासी नहीं, सिर्फ आदिवासी नहीं, तो ये संपूर्ण समाज व्यवस्था, अलग अलग धर्म की समाज व्यवस्था ने भी आदिवासियों के संस्कृति की सोच लेना जरूरी है। ऐसा मुझे एक साहित्यकार होने के नाते से जरूर लगता है। भाइयों, मेरे दोस्तों, अपना देश और देश में रहने वाले आदिवासी
इनका एक बहुत बड़ा इतिहास है। इतिहास के ऊपर मैं कुछ बातें कहना चाहता हूं, क्योंकि इतिहास यह महत्वपूर्ण होता है। इतिहास इंसान को स्फूर्ति देता है। इतिहास एक प्रगति का मार्ग है। इतिहास में क्रांति आती है, इतिहास में उत्क्रांति आती है। इस सभी बातों की सोच, इतिहास में मानवता आती है। तो हमारा जो आदिवासी का जो इतिहास है, वो इतिहास गौरवशाली इतिहास है। और ये भारत देश का जो इतिहास है, वो इतिहास इतना उज्जवल दिए की तरह प्रकाश देने वाला इतिहास है। इस क्रांतिकारी इतिहास का मैं यहाँ पर संदर्भ लेना बहुत ही जरूरी समझता हूँ। हमारे आदिवासी जो लोग हैं, इस वर्ण व्यवस्था से, जाति व्यवस्था से तंग आए थे। अंग्रेजों की गुलामी थी। साहूकार, जमींदार और भांडवलदार, इनका वर्चस्व था। ये साहूकार, जमींदार अंग्रेजों से मिले हुए थे और जंगल में रहने वाले हमारे आदिवासी के ऊपर अन्याय, अत्याचार होता था। आदिवासियों के खून में गुलामी का इतिहास नहीं है। देखो मेरे भाइयों, आदिवासियों ने गुलामी का स्वीकार किया नहीं। आदिवासियों ने अंग्रेजों की गुलामी भी स्वीकार किया नहीं। सोचने की बात है ये। इसीलिए अंग्रेजों की गुलामी नहीं माना आदिवासियों ने। इसीलिए देश में जिस जिस भाग में आदिवासी रहते हैं, भिल्ल हो, गोंड हो, कोल हो, मुंडा हो, जितने भी आदिवासी घटक, आदिवासी जमातियां जिस जिस भाग में रहते हैं, देश के जिस जिस कोने में रहते हैं, वहीं पे आदिवासी का युद्ध हुआ है। ये सोचने की बात है। अंग्रेजों के खिलाफ पूरे देश में कोने कोने में आदिवासियों का अंग्रेजों के खिलाफ युद्ध हुआ है। हर समाज में विद्रोह किया है। हमारे जमातियों के समाज ने हर जगह पे विद्रोह किया है। वो विद्रोह के ऊपर, उस लड़ाई के ऊपर कुछ मैं प्रकाश डालना चाहता हूं। गोंड विद्रोह यह प्रसिद्ध विद्रोह है। ये राज्य की स्थापना के लिए गोंड विद्रोह हुआ। इसका बस्तर से भी उठाव हुआ। वन की जमीन के लिए इसका विद्रोह हुआ है। संथाल विद्रोह 1853 में ये संथाल लोग का विद्रोह हुआ। 1857 के पहले जो लड़ने वाले आदिवासी हैं, जो वीर है क्रांतिकारक, 1857
से पहले पहले ब्रिटिशों के साथ, अंग्रेजों के साथ जो लड़े हैं वीरता से, वो हमारे आदिवासी थे, वो संथाल थे, संथाल आदिवासी थे, और उनका नेतृत्व सिद्धू कानू चांद भैरव ने किया था। यह युद्ध इतना विशाल था, कई हजारों लोग हमारे इस युद्ध में शहीद हुए हैं। किस लिए था ये युद्ध? कि ये भूमि हमारी है, इसलिए एक प्रशासन भी हमारा होना चाहिए, आदिवासियों के जिले होना चाहिए। संथाल परगना इस विद्रोह से, इस युद्ध से निर्माण हुआ, एक जिला निर्माण हुआ और 4 उपजिले निर्माण हुए, और उसी के साथ अंग्रेजों को, जो ग्रामीण लोगों के, जंगल में रहने वाले लोगों के अधिकार अंग्रेज को देना पड़ा है। सिद्धू कानू चांद भैरव, जिनका यह क्रांतिकारी इतिहास की, अंग्रेजों के विरोध में लड़ने की ये शुरुआत 1857 के पहले, लेकिन इन क्रांतिकारियों का नाम भारत देश के इतिहास में जो क्रांतिकारक करके आगे आना चाहिए था, स्वतंत्र सेनानी करके आगे आना चाहिए था, वो इतिहास लिखा गया नहीं। ब्रिटिशों के साथ लड़ने वाले हम हैं, हमारे आदिवासी हैं, हजारों की संख्या में हमारे आदिवासी शहीद हुए हैं। उनकी याद करना हमारा कर्तव्य है, उनका इतिहास भी लिखना हमारा कर्तव्य है। इतिहास के पन्ने हमारे महाराष्ट्र में डॉक्टर गोविंद गारे जो IAS अधिकारी थे, उन्होंने बहुत सारे क्रांतिकारियों के ऊपर किताब लिखकर रखा है। इस जो समाज इतिहास को जानता है, अपने क्रांतिकारी इतिहास को जानता है, वही समाज इतिहास निर्माण कर सकता है, एक नया इतिहास बना सकता है, इतिहास निर्माण कर सकता है। संथाल का विद्रोह कि 1857 के पहले का विद्रोह, युद्ध सिद्धू कानू चांद भैरव का, इस भारत देश में विजयी पताका करके अंग्रेजों के साथ लड़ने वाला, अपने खून बहाने वाले हजारों आदिवासी, इनका युद्ध हमें याद रहेगा और देश को भी याद करना पड़ेगा। कोल विद्रोह हुआ 1831 में, यह खुला विद्रोह हुआ, कोल विद्रोह। इस कोल विद्रोह में तलवार और कुल्हाड़ी, धनुष्यबाण, ये उनके शस्त्र थे। इन्होंने भी अंग्रेजों के साथ, ब्रिटिशों के साथ खुला विद्रोह किया। और सोचने वाली बात है दोस्तों, यह विद्रोह नारी सम्मान के लिए था। इस देश की नारी चातुर्वर्ण व्यवस्था में दासी की तरह उसका कोई महत्व नहीं। उसे अभी अभी सावित्रीबाई फुले ने उसके हाथ में लेखनी दी। जब से वो लिखने लगी, आगे आई, आदिवासी स्त्री लिख नहीं सकती थी। हमारा एक लव्य का भी अंगूठा काट दिया गया। शिक्षा की ये सभी दारें बंद थी।
ऐसी अवस्था में स्त्रियों का सम्मान इस देश में, यह जो विद्रोह है केवल आदिवासी स्त्रियों के लिए नहीं मायने रखता, तो इस संपूर्ण देश की स्त्रियों के लिए यह आदर्श, ये कोल विद्रोह का आदर्श, नारी सम्मान के लिए यह विद्रोह हुआ है, ब्रिटिशों के खिलाफ यह विद्रोह हुआ है, सरंजाम शाही के खिलाफ यह विद्रोह हुआ है। आप सभी जानते हैं बिरसा आंदोलन के नाम से भाइयों, यह बिरसा आंदोलन, यह उलगुलान का आंदोलन, जल जमीन जंगल का आंदोलन, ये पूरे देश में आज भी फैला रहा है। और ये उलगुलान का आंदोलन, बिरसा जी का आंदोलन, तुम्हें हमें और भी बढ़ाने का और करने की बहुत जरूरत है। बिरसा ने अन्याय न सहन कर हाथ में शस्त्र लिया था। बिरसा का तत्वज्ञान ये समझने वाली बात है। ये 25 साल का यह युवा जो संघर्ष किया इस देश में, ये ब्रिटिशों के साथ हजारों लोगों की फौज तैयार किया और संघर्ष किया। इतिहास में बहुत ही ऐसी घटनाएं हैं कि जो भूखे प्यासे जंगल में रहने वाले आदिवासी, जिनकी जमीन छीनी गई थी, वो आदिवासी बिरसा का संघर्ष कितना तीव्र था। ये उलगुलान का संघर्ष, जिस सैन्य में पुरुषों के साथ और औरत स्त्रियां भी थी, भरमी कर्मी शाली, ये सभी स्त्रियां आगे आई थी और हजारों की संख्या में युद्ध में हमारे आदिवासी शहीद हुए। जिस बिरसा ने कहा था कि हम निसर्ग में रहने वाले लोग हैं, हम किसी के ऊपर अन्याय नहीं करते, फिर भी ये हमारे ऊपर ये जुल्म कैसा है, हमारी जमीन कैसे छीनी गई है, हमारे जमीन का लगान ये अंग्रेज कैसे लेके जा रहे हैं। इसलिए अंग्रेजों के साथ, जमींदारों के साथ, साहूकारों के साथ और साथ में प्रस्तापित व्यवस्था के साथ जो असमानता है उसके खिलाफ यह विद्रोह हुआ है। 25 साल के उम्र में बिरसा का यह जो तत्वज्ञान है, यह बिरसा का तत्वज्ञान समझ लेने की एक बहुत बड़ी बात है। पूरा झारखंड और पूरा देश बिरसा के तत्वज्ञान से प्रभावित है। इस 25 साल में एक समाज सुधारक करके ही बिरसा आगे आए थे। उन्होंने अंधश्रद्धा के खिलाफ सभाएं ली। समाज में अंधश्रद्धा नहीं होना चाहिए, समाज में व्यसनहीनता नहीं होना चाहिए, ऐसा उन्होंने मार्गदर्शन किया समाज को, सभी समाज को, जहाँ पे आदिवासी हो और दूसरा भी समाज हो उस एरिया में। बिरसा का तत्वज्ञान समझ लेना बहुत जरूरी है। एक समाज सुधारक का भी उन्होंने कार्य आगे लाया। बिरसा ने इतने कम उम्र में एक अपनी खुद की धर्म व्यवस्था दी थी। उसके
10 प्रिंसिपल थे, वो सभी प्रिंसिपल विज्ञानवादी थे। बिरसा ने जब धर्म व्यवस्था निकाली थी, वो बिरसाइट ईश्वरवाद को न मानने वाली और निसर्गवाद को मानने वाली बिरसाइट थी। इसीलिए बिरसा ने सभी धर्म नकार कर अपने बिरसाइट नाम से धर्म व्यवस्था निकाली थी। ये एक धर्म परिवर्तन की नींव कि कोई भी इंसान नीचा नहीं, कोई भी इंसान बढ़ा नहीं, समानता है धर्म व्यवस्था में। और यह धर्म व्यवस्था कोई ईश्वर नहीं देगा, यह धर्म व्यवस्था मैं खुद दूंगा। और इस धर्म व्यवस्था में मेरी खुद की पहचान होगी, मेरे पहचान से ये धर्म चलेगा, इंसान के पहचान से ये धर्म चलेगा। इतने कम उम्र में ये सभी कोशिशें बिरसा मुंडा ने की, जो समाज परिवर्तन के दायरे में आती है। सोच लेने की बात है। इस महात्मा ज्योतिबा फुले ने ये प्रस्तापित व्यवस्था के खिलाफ सत्यशोधक धर्म निकाला था। डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने भी जो वर्ण व्यवस्था है, जातिवाद है, अस्पृश्यता है, ये नहीं होना चाहिए, इसलिए अपने समाज को बौद्ध धम्म दिया। उसी तरह बिरसा मुंडा ने उस वक्त जंगल में रहकर प्रयास किया है। इसलिए बिरसा मुंडा को समझ लेना तत्वज्ञान की कसौटी पर यह बहुत जरूरी बात है। बिरसा मुंडा ने केवल हाथ में तीर नहीं लिया, तो बिरसा मुंडा समाज परिवर्तन चाहता था। बिरसा मुंडा समाज में जो अंधश्रद्धा है, वो अंधश्रद्धा नष्ट करना चाहते थे। अंधश्रद्धा के खिलाफ उन्होंने ये किया था। जो बिरसा मुंडा जो उपचार करते थे, वो उपचार ये जड़ी बूटी का, वन औषधि का उपचार था। समझ लेने की बात है। इसलिए बिरसा मुंडा के वो जड़ी बूटी के उपचार से लोग अच्छे होते थे और उनका जय जयकार करते थे। जड़ी बूटी का जो वन औषधि है, जो वन औषधि से अभी भी औषधि बनती है, वो उन्होंने उसको भी समझ लिया था। तो बिरसा मुंडा ये चारों ओर लड़ने वाला एक बहुत बड़ा सैनिक, बहुत बड़ा योद्धा ये देश में हो गया। अंग्रेजों के साथ जो बिरसा मुंडा का जो युद्ध हुआ, यह युद्ध भयानक युद्ध था। देखो, झोपड़ी में रहने वाले भूखे प्यासे आदिवासी जो अंग्रेजों की गुलामी मानने के लिए तैयार नहीं, हम तुम्हें लगान नहीं देंगे, उनके खिलाफ संघर्ष करते हैं, तुम्हारी गुलामी हम नहीं मानेंगे। ये कितनी बड़ी सोच, कितनी बड़ी क्रांतिकारी घटनाएं हैं। और इस उद्देश्य के लिए बिरसा का एक क्रांतिकारी संघर्ष इस देश में हुआ है। और इसीलिए बिरसा मुंडा का पुतला संसद के आवार में बिठाया गया है। वो स्वतंत्रता चाहते थे, स्वयं शासन चाहते थे। जल जंगल जमीन प्रकृति में जो हम सदियों से रहते हैं, वो उसमें आज़ादी चाहते थे। तो बिरसा मुंडा का आदर्श लेकर हमें और भी जल जंगल जमीन के लिए लड़ना है। आंध्र प्रदेश में विद्रोह हुआ,
1803, 1879 और 80 में, और इस विद्रोह का नाम तमन्ना डोरा था। इस विद्रोह की एक विशेषताएं हैं कि एक बाल मजदूर शोषण के विरोध में यह विद्रोह हुआ था। देखो, जो शासन आज बाल मजदूर का शोषण नहीं होना चाहिए, इसलिए संविधान के ऊपर भी कुछ कलम आए हैं, और वैसे कुछ ऑफिसेस भी कामगार ऑफिस निकले हैं। उसमें इस कामगार ऑफिस के जरिए शासन भी चाहती है कि बाल मजदूरों का शोषण नहीं होना चाहिए। तो ये समझ लेने की बात है कि ये बाल मजदूर का शोषण नहीं होना चाहिए। इसके लिए तमन्ना डोरा नाम का आंध्र में आंदोलन हुआ, वो आदिवासियों ने किया। अभी कल के मुलाकात में मैडम लकड़ा जी कह रहे थे कि बाल छोटे छोटे बच्चों से काम लिया जाता है, उनका शोषण होता है। बहुत बुरी बात है ये। अगर ऐसे बच्चों से काम लिया जाता है तो शासन की तरफ इसकी तकरार करना चाहिए, वहाँ के कार्यकर्ता ने इसकी नोंद लेना चाहिए, अन्याय के खिलाफ लड़ना चाहिए। हमें जो इतिहास बताता है आंध्र प्रदेश का विद्रोह, तमन्ना डोरा का विद्रोह, ये बाल मजदूरी के खिलाफ, बाल मजदूर का जो शोषण है उसके खिलाफ का विद्रोह हुआ है। कंद विद्रोह हुआ इस देश में 1837 और 56 में। यह संस्कृति का रक्षण करने वाला विद्रोह था, ये शोषण के खिलाफ विद्रोह था। और इस विद्रोह का परिणाम ऐसा हुआ कि उस वक्त ब्रिटिश को स्कूल खोलने पड़ा, रास्ते तैयार करने पड़े। दूसरा भूया व भुआंग का विद्रोह प्रसिद्ध है। वो 1867-68 और 1891-93 में भूया जुआंग का विद्रोह हुआ था। वो अपने प्रतिष्ठा के लिए, अपने संस्कृति के लिए, समानता के लिए, मानवता के लिए, अपने हक के लिए यह जुआंग भूयों का विद्रोह अपने देश में हुआ है। झारखंड आंदोलन 1949 में हुआ। यह आंदोलन के जरिए एक झारखंड पार्टी निकली। 15 नवंबर 2000 को झारखंड की निर्मित हुई, 18 जिले निर्माण हुए, और इस राज्य में, झारखंड राज्य में 2-2.5 कोटि की लोक संख्या है, कुल लोक संख्या। तो इस आंदोलन से झारखंड की निर्मित हुई। आंदोलन करना भी बहुत जरूरी है। छत्तीसगढ़ राज्य के लिए भी आंदोलन हुआ। बस्तर का विद्रोह 1911 में हुआ और गोंड विद्रोह 1940 में हुआ। उसका परिणाम छत्तीसगढ़ राज्य निर्माण हुआ। 16 जिले हैं इस छत्तीसगढ़ में, 90 आमदार है, 11 खासदार है, और 2 कोटि यहाँ की लोक संख्या है। दोस्तों, अंधश्रद्धा नष्ट करने के लिए भी आदिवासियों का आंदोलन हुआ। हरि बाबा आंदोलन, जो समाज में अंधश्रद्धा है, अंधश्रद्धा फैलाई जाती है, इसके खिलाफ हरि बाबा आंदोलन इस देश में हुआ है। सोचने की बात है, कोई भूत खेत और ईश्वर की संकल्पना, मंत्र तंत्र या आदिवासियों के संस्कृति में है नहीं। साहित्यकारों का
एक जवाबदारी, साहित्यकारों की एक जवाबदारी है कि ऐसे जरिए से कोई भी लिखान मत करे, क्योंकि अपनी संस्कृति विज्ञानवाद से, मानवतावाद से प्रेरित है। तो ये शब्द कोई देव आंग में आना, ये बहुत बुरी बात है। बिरसा मुंडा ने भी इसका विरोध किया। ये निसर्ग कोई किसके आंग में नहीं आता। निसर्ग एक शक्ति है, एक शक्ति को तुम अपनाओ। तो ये हरिबाबा आंदोलन जो हुआ वो अंधश्रद्धा के खिलाफ हुआ। तो इस आंदोलन का हम आदर्श लेके आगे चलना चाहिए कि ये निसर्ग में कोई भी अंधश्रद्धा, ये निसर्ग के हमारे संस्कृति में कोई भी अंधश्रद्धा न आए। मित्रों, इसके साथ जो हमारा और राज्य व्यवस्था का जो इतिहास है, एक क्रांतिकारी जो लड़ाइयाँ हुई, विद्रोह हुए, इनके साथ हमारा एक महत्वपूर्ण बात ऐसी है कि मैं गोंडवाना दर्शन के इस लाइव पर बातें कर रहा हूँ। एक गोंडवाना की राजवट ईस्वी सन 158 तो ते 158 से 1857 थी। 1750 वर्ष तक गोंडवाना का राज था। इस देश में 500 के ऊपर संस्थाएं थी। देश का कारोबार, अपने देश का कारोबार संस्थानें चलाती थी और वो संस्थान में राजे थे। तो आदिवासी के कितने राजे थे, सोचने की बात है। आदिवासी के 250 संस्थानें थी आदिवासियों की। ये पूरे देश का आधा कारोबार आदिवासी संस्थान के राजा चलाते थे। कुछ मुगल ने भी आदिवासियों को राज चलाने के लिए दिया था। किस लिए दिया? क्योंकि ये सक्षमता आदिवासी में है और आदिवासियों का जो राज जो चलाया आदिवासियों ने, उनका इतिहास भी बहुत बड़ा क्रांतिकारी इतिहास है। वो इतिहास हमें पढ़ना चाहिए कि देश के अंदर आदिवासी समाज एक प्रशासकीय समाज था, राज चलाने वाला समाज था, लेकिन आज उसकी क्या अवस्था हो गई है। पूरे देश को चलाने वाला समाज जो आज भी इस राज व्यवस्था के किले, परकोट, समाधियां, ये सब राज वैभव आज भी आप सभी लोग ही भारतवासी देख सकते हैं कि हमारी राज्य व्यवस्था कितनी बड़ी थी। ये राज व्यवस्था को हमें याद करना होगा। ये राज व्यवस्था को याद करके हमें आगे चलना होगा। हमारा स्वाभिमान जागृत करना होगा। हम कौन थे इस देश के, ये समझने की बात है। हमारा कितना वैभव था और इतना क्रांतिकारी वैभव होने के बाद आज हमारे आदिवासी की क्या अवस्था है। हम कौन है इस धरती के, हम कौन है इस पृथ्वी के, हम मूल निवासी है। राज करने वाले यहाँ के प्रशासकीय लोग हैं और आज भूखे प्यासे जंगल
पहाड़ में आज वो सभी लोग गिरे हुए हैं। उनका संघर्ष ब्रिटिशों के साथ गुलामी न सहने वाला संघर्ष, ये सभी हमको याद करने पड़ेगा। 1857 की बातें ही देश में स्वतंत्रता की कही जाती है। हमारे भी क्रांतिकारियों ने 1857 का युद्ध छेड़ा है। शंकरशाह रघुनाथ शाह जो कि ब्रिटिशों को लगाम देना नहीं चाहते थे, अंग्रेजों की गुलामी उन्हें मान्य नहीं थी, खिलाफ गए अंग्रेज शंकरशाह रघुनाथ शाह के। और ये शंकरशाह रघुनाथ शाह पिता पुत्र ने जो राज चलाया था, उनके राज में सुवर्ण की मुद्रा थी, सोने की मुद्रा थी चलन में। ऐसा राज उन्होंने आदर्श राज चलाया था। ब्रिटिशों ने उनको पकड़ा और 1857 में लड़ते उन्होंने पहले तो युद्ध किया, उनके खिलाफ बगावत की, और जब पकड़े गए तो तोप के सामने पिता पुत्र को तोप से उड़ा दिया है। जिनका खून से ये धरती ना चुकी, जो राजा थे इस देश में, जो सुखी राजा थे, उनकी जनता भी सुखी थी। हमारे आदिवासी राज के लिए, ये देश की धरती के लिए अंग्रेजों के खिलाफ लड़े, वो तोप के सामने उड़ाए गए। उनका इतिहास हमें शिक्षण व्यवस्था में नहीं दिखाई देता। उनका क्रांतिकारी इतिहास, उनकी चीखें, उनकी खून की क्रांतिकारी ललकारियां, यह हमें हमारे देश के लोगों को दिखना चाहिए। और ये इतिहास तुम्हें हमें आदिवासी साहित्यकारों को लिखना पड़ेगा और हमारी जनता को वो समझा कर बोलना पड़ेगा, क्योंकि इतिहास से, इन क्रांतिकारी इतिहास से समाज जिंदा होकर उठेगा। रानी दुर्गावती हो गई 1548 तो से 1564 तक गढ़ा मंडला की, 52गढ़ की ये रानी थी। दलपतशाह राजा मरने के बाद रानी दुर्गावती आगे आई। इस देश में ऐसी रानी, लड़ने वाली रानी नहीं हो गई। एक क्रांतिकारी इतिहास, रानी दुर्गावती का क्रांतिकारी इतिहास अकबर की नजर लगी कि रानी दुर्गावती का राज्य तो वो सुखी राज्य है, वहां पे भी सोने की नानी चलन में है, और वहां से रानी दुर्गावती ने कर देना बंद कर दिया था। उसकी भी नजर लगी तो उसने आसफ खान को भेजा, युद्ध हुआ, लेकिन रानी ने 2-3 बार उनको हराया भी, लेकिन आखिर उनकी प्रचंड फौज के सामने जब रानी पकड़ा गई, उसी में भी युद्ध में भी धोखा हो गया। अंधार होते हुए पानी के दिन में एकदम से उठाव किया आसफ खान ने, मुगलों के सैन्य ने कानून तोड़े लड़ाई के, और
पीछे से झाड़ के पीछे से झाड़ के पत्ती के पीछे से पीठ पर वार किया। जब रानी दुर्गावती के आंख में, दाहिने बाएं आंख में तीर घुसे, वो तीर निकालकर खून की चिरकांडी आंख में से बाहर निकल रही थी, फिर भी रानी लड़ रही थी उनसे। जब वो हताश हो गई तो उसने अपने अंगरक्षक को, रानी ने कहा, रानी दुर्गावती ने, ये मेरा खंजर लो और मुझे मेरा बलिदान दो। लेकिन अंगरक्षक तैयार नहीं था। मैं कैसे रानी की जान लूं? लेकिन रानी दुर्गावती ने आखिर अपना खंजर अपने पेट में खुपस कर वो अपने आदिवासी राज्य के लिए बलिदान हुई। ये बलिदान का इतिहास है, एक क्रांतिकारी इतिहास है, हम आदिवासी कभी भूल नहीं सकते। इस क्रांतिकारी इतिहास का आदर्श लेके हमें लड़ना पड़ेगा और लड़ना पड़ेगा। रानी हीराई, इन्होंने भी युद्ध किया, राज्य संभाला। बापूराव शर्मा के इनका जन्म 12 मार्च 1833 और मृत्यु 21/10/1858। इनकी आयु भी बिरसा के जैसी 25 साल की थी और इस 25 साल के उम्र में बापूराव शर्मा के भी बिरसा मुंडा के जैसे लड़ पड़ा है। बापूराव शर्मा के ने भी सैन्य तैयार किया आदिवासियों का और ब्रिटिशों के खिलाफ, जमींदारों के खिलाफ, सरंजाम शाही वालों के खिलाफ, भांडवलदारी व्यवस्था के खिलाफ वो उनका बापूराव शर्मा की का युद्ध था। वो युद्ध बहुत भयानक था। वो युद्ध नांदगांव, घोसरी, बामपेट और घोट की लड़ाई अलग अलग जगह में घमासान युद्ध हुआ। और 25 साल की उम्र में बापूराव शर्मा के को चंद्रपुर के पीपल के झाड़ पर फांसी दी गई। वो फांसी का दौर भी उन्हें नहीं लगता था, ऐसी कहावत है। चूने के भट्टे में उसे मारा गया और फिर से फांसी दी गई, ऐसी कहावत है। ये शौर योद्धा, बिरसा मुंडा जैसा शौर योद्धा बापूराव जी शर्मा के इस समाज का आदर्श, हमारे गोंडियन समाज का आदर्श, क्रांतिकारी आदर्श, उसका आदर्श लेकर अन्याय अत्याचार के खिलाफ हमें लड़ना चाहिए, आगे आना चाहिए। राघोजी भांगरा है जो महादेव कोली समाज के, इनको भी थाने के जेल में 1830 में फांसी दी गई। जमींदार और साहूकारी लोग जो लूटते थे, इनके खिलाफ राघोजी भांगरा जी ने बगावत की। वो साहूकार के नाक काप कर वो कलेक्टर को भेजते थे, ऐसा उनका इतिहास है। जब उनको फांसी दी गई तो उन्होंने कहा, मुझे फांसी मत दो, मुझे गोली से मारो, मेरे बदन से मरते वक्त खून निकलना चाहिए। ऐसी आखिरी इच्छा राघोजी भांगरा ने प्रकट की थी। तंट्या भील इनका एक बहुत बड़ा इतिहास है। इनको भी फांसी दी गई। इन्होंने जमींदारों के विरोध में जमीन के लिए संघर्ष किया, गरीब लोगों के लिए संघर्ष किया।
ख्वाजा नाइक को जब उनका सिर उड़ाया गया ख्वाजा नाइक का और एक झाड़ पर लटका गया ख्वाजा नाइक का सिर, दहशत निर्माण होने के लिए अपने प्राणों का बलिदान इन लोगों ने दिया। भीमा नाइक, उमाजी नाइक, इन लोगों को हम भूल नहीं सकते। श्यामा दादा कुलाम विदर्भ का रॉबिन हुड, कुलाम समाज का ये रॉबिन हुड, जिनका अंत्यविधि मैं और मेरे भाई दादा साहेब मढ़ावी आदिवासी नेता हमने उनका अंत्यविधि किया। श्यामा दादा कुलाम एक क्रांतिकारी, इनका इतिहास जब इनका अंत हुआ तो कुलाम चावड़ी में वो उनका अंत हुआ। 4 दीवार का घर भी उन्होंने अपने पीछे नहीं रखा था। निस्वार्थ भाव से उन्होंने कार्य किया। गरीबों के गले का ताईत ऐसा उन्हें बोलते थे श्यामा दादा कुलाम को। श्यामा दादा कुलाम के एक दिन इस यवतमाल के दवाखाने में वो भर्ती थे। मुझे उनका बुलावा आया, मैं वहाँ चला गया। एक मासूली नाम का एक यवतमाल के नज़दीकी एक खेड़ा है, वहाँ रहते थे। मेरे मित्र प्राध्यापक चिंतामन कामले और मैं एक दिन वो मासूली को गया था। वो घर में जाने के लिए दरवाज़ा भी नहीं था। ऐसी जमीन जैसी एक झोपड़ी थी, उसके ऊपर घास था। हम दादा को मिले। दादा, श्यामा दादा वैसे मेरे घर 2-2, 3-3 महीने रहे वाले हैं। मेरे कुटुंब को, हमको उनकी सेवा करने का मौका मिला। एक दिन उन्होंने मुझे बुलाया दवाखाने में, सवेरे निरोप आया उनका। मैं चला गया सरकारी दवाखाने में, तो वो बीमार थे। उनके पास उनकी बहन जो मासूली में रहती थी, वो बहन मरी पड़ी हुई थी और दादा रो रहे थे। मुझे कहा उन्होंने, ये मेरी बहन, कष्ट करने वाली, मजदूर करने वाली बहन जो मेरी हिफाजत करती थी, वो मुझे मेरी देखभाल करने के लिए दवाखाने में आई और रात में मर गई। एक गरीब जीव चला गया था। गरीब बहन श्यामा दादा की चली गई थी और उन्होंने कहा कि पिशवी में, तेरे बहन के पिशवी में क्या है देखो। मैंने देखा, उसमें 20 रुपए की नोट थी। वो 20 रुपए की नोट श्यामा दादा ने, एक क्रांतिकारक जिसका इतिहास बना, वो 20 रुपए की नोट आँख को लगाया। वो बहुत रोने लगे। वो भीग गई 20 रुपए की नोट और वो बोलने लगे, मेरी बहन मजदूरी करने वाली बहन मेरे लिए 20 रुपए की नोट रखी कि कुछ खाएगा मेरा भाई, कुछ फल खाएगा। वो श्यामा दादा कि जिसने अपने बंदूक की नोक पर जमींदारों से जो पैसा आता था वो गरीबों को बांट देते थे, उनकी शादियां लगाते थे। वो श्यामा दादा को अपने बहन के कमाए हुए, मजदूरी करते हुए 20 रुपए की नोट का कितना महत्व महसूस हुआ। वो रोने लगे उस नोट को पकड़ पकड़ कर। दोस्तों, ये इतिहास जीवन को हिला देने वाला इतिहास है। हम इसे भूल नहीं सकते। उन श्यामा दादा ने अपने जवानपन में, वो पढ़े नहीं थे, लेकिन आदिवासी के बच्चे पढ़ना चाहिए इसलिए वस्ती गृह स्कूल भी निकाला था। और वो स्कूल जैसे कि संत गाड़गे बाबा ने कुछ
इकट्ठा करके, दान इकट्ठा करके चलाए थे, वैसे वो चलाने की उन्होंने कोशिश भी की निस्वार्थ ढंग से। वो श्यामा दादा जिन्हें आदिवासियों के बच्चे पढ़ना चाहिए, ऐसा ऐसा लगता था, उनकी सेवा करने का मुझे अवसर मिला, मौका मिला। मित्रों, फांसी पर चढ़े हुए अनेक क्रांतिकारक का इतिहास हम भूल नहीं सकते। टाइम होने के बाद भी मैं बोलना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी वेदना है। मेरा विषय अभी पूरा नहीं हुआ है। कुछ मैं समय लेना चाहता हूँ। बाबा तिलका मांझी, इनका इतिहास बहुत बड़ा इतिहास है, क्रांतिकारी इतिहास है। 388 लोग उनके साथ में शहीद हुए। 1781 में ब्रिटिशों के साथ उन्होंने लड़ाई की। देखो, अरे, और वो उनका तिलकापुर गांव में संताल कुटुंब में जन्म हुआ था, और जब वो पकड़े गए 1784, उनको 4 घोड़ों को बांधकर फरपटना पड़ा। घोड़ों को बांधकर रस्सी से, और घोड़े भगा रहे हैं। ऐसी अवस्था में ये तिलका मांझी को फांसी दी गई उनको, और वो फांसी के समय इतना डर था अंग्रेजों को कि फांसी देते वक्त खीले उनके बदन में खीले ठोके गए। ऐसा तिलका मांझी का इतिहास है। हम इन सभी क्रांतिकारियों को भूल नहीं सकते। भाइयों, ये सब इतना बड़ा क्रांतिकारक इतिहास होने के बावजूद भी हमारी आदिवासी की अवस्था कैसी है, इसका चिंतन हमें इस क्रांतिकारी इतिहास का संदर्भ लेके, इस क्रांतिकारी इतिहास का आदर्श लेके, इस क्रांतिकारी इतिहास की सोच लेके आगे हमें लड़ना है। हमारे ये पूर्वज क्रांतिकारी शस्त्र से लड़े, लेकिन आज हमें सभी शास्त्र से भी लड़ना होगा, लेखनी से भी लड़ना होगा, लोकशाही मार्ग से और संविधान के मार्ग से भी हमें आगे आना होगा, लड़ना होगा। अन्याय के खिलाफ हमें प्रतिकार करना होगा। अगर हम सामूहिक प्रतिकार करने के लिए सब आदिवासी इकट्ठे हुए एक आते हैं, तो कोई भी शक्ति नहीं कि हमारे ऊपर अन्याय कर सके, क्योंकि हमारा जो पूर्वजों का इतिहास है वो इतिहास इतना भयानक इतिहास है। शहीद होने वालों की संख्या इतनी है इस देश में, ब्रिटिशों के खिलाफ, साहूकारों के खिलाफ, सरंजामशाही के भांडवलदारों के खिलाफ, जो अन्याय के लिए, अन्याय ठुकराने के लिए जो शहीद हुए हैं आदिवासी। आज स्वतंत्र भारत देश में आदिवासियों ने अन्याय सहन नहीं करना चाहिए, क्योंकि हमारा इतिहास हमारे पीछे संदेश देने के लिए है। फिर भी हमारी अवस्था आज कैसी हो गई है, क्योंकि हम सजग नहीं, हमारे नेता सजग नहीं, हम सभी जमातियां एक होकर लड़ते नहीं,
और आदिवासियों का फायदा उठाने के लिए अलग अलग समाज के लोग धूर्त नीति अपनाकर आदिवासियों का जो शोषण कर रहे हैं उसके खिलाफ हमको लड़ना बहुत जरूरी है। हमको हमारे संविधान को समझ लेना चाहिए। इस संविधान बना डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर ने बनाया। फुले शाहू बाबा साहेब अम्बेडकर जो समाज परिवर्तन के देश में नेता है, प्रस्तापित व्यवस्था के विरोध में जिन्होंने बगावत की है, इस सभी राष्ट्र पुरुषों को हमें समझ लेना चाहिए। संविधान जो बना है, ये संविधान परिवर्तन की दिशा बताता है। इस संविधान में अपना स्वाभिमान है। इस संविधान में हमें कैसा जीना चाहिए इसकी नींव है। इस संविधान में हमारी अस्मिता है। ये संविधान संस्कृति की इसमें उदारता है। इस संविधान में तुम्हारी हमारी निर्भयता है। इस संविधान में सहिष्णुता भी है। सभी समाज के लोग मिलजुल कर रहने का इसमें उद्दिष्ट है। संस्कृति की उदारता है इसमें सत्य और अहिंसा है और हर इंसान के विकास का अधिकार है। अपने आदिवासियों के भी अधिकार इसमें है। तो देश का संविधान जब तक हम पढ़ते नहीं, देश का संविधान हम जब तक समझ लेते नहीं, जब तक हमारा शोषण चलेगा। संविधान के जरिए हक के लिए अब हमें लड़ाई लड़ने पड़ेगी, क्योंकि अब लड़ाई के मार्ग बदल गए हैं। हमें कानून से लड़ना पड़ेगा, हमें हक से लड़ना पड़ेगा। अन्य अत्याचार को दूर करने के लिए हमें इकट्ठा होना पड़ेगा। विधायक तरीके से हमें शस्त्र उठाने पड़ेंगे। अपनी गुलामगिरी नष्ट करने के लिए आप सभी को स्वाभिमान की नींव रख के आगे आना होगा। अपना स्वाभिमान, अपना अस्तित्व आप सभी को खुद को ही रखने के लिए जाग उठना पड़ेगा। मित्रों, इस संविधान में जो अपने अधिकार है, वो अधिकार के ऊपर मैं प्रकाश थोड़ा डालना चाहता हूँ, क्योंकि संविधान में क्या है ये सभी को मालूमात होने के लिए हमारी जनता जो देहात में रहती है पढ़ती नहीं। संविधान उनके हाथ में नहीं। मेरी टाओ कादम्बरी है, उस कादम्बरी में जो भीमा है, कादम्बरी का जो नायक है, वो जंगल में अपना संविधान लेके जाता है और वो संविधान के जरिए से वहाँ लड़ता है। ये कादम्बरी का मेरा एक अलग उद्देश्य है। केवल हमें जंगल में डाल देना, जंगल में कैद रखना, इतना ही अब मकसद नहीं। तो जंगल की संपत्ति हमें मिलनी चाहिए, जंगल के कानून कायदे, वहाँ की जमीन हमें मिलनी चाहिए, और जंगल से हम शहरी वातावरण का, प्रगति वातावरण का भी हम संबंध रखें, कि जिससे हमारे सभी आदिवासी भाइयों का विकास हो। केवल जंगल में कैद होकर रहना या हमारा विकास, हमारे रास्ते जंगल से प्रगति की ओर भी चले जाना चाहिए। वो रास्तों को भी हमें जंगल से ढूंढना पड़ेगा। सामाजिक, शैक्षणिक और आर्थिक सुरक्षा के जो अधिकार है वो संविधान के 15(4) कलम पर है। 16(4) इस कलम पर
आदिवासी का आरक्षण है, सेवा में आरक्षण, नौकरियों में आरक्षण, ये 16(4) के संविधान में है। 19(5) में अपने हित की सुरक्षा करने का, आदिवासियों के हित की सुरक्षा करने का अधिकार इस 19(5) में है। और 23वां जो अनुच्छेद है कि कोई मानवीय शरीर के शोषण करता, कोई सौदेबाजी करता गलत तरीके से, कोई जबरदस्ती करता है, श्रम की लूट करता है, इसका निषेध करने के लिए और न्याय मिलाने के लिए अनुच्छेद 23 है। सांस्कृतिक और शैक्षणिक अधिकार मिलना चाहिए, इसलिए सभी आदिवासी को संघर्ष कानूनी करना, यह 29वें कलम में है। लोकसभा का आरक्षण है 330 कलम, 332 में विधानसभा का आरक्षण है। यह आरक्षण के जरिए हमारे प्रतिनिधि हमारे हक के लिए लड़ सकते हैं। 339 विकासासाठी, विकास के लिए माहिती मांगने वाला कानून आयोग बना सकते हैं, समिति बना सकते हैं, आयोग स्थापन कर सकते हैं कि हमारी अवस्था क्या है। ये आयोग के जरिए आदिवासी का चिंतन हम सभी को करते आता है कि 338 जनजाति आयोग है। इस आयोग के जरिए से भी आदिवासियों का जतन करने का जो इसमें दायरा किया है, तो उस उद्देश्य से ये जनजातीय आयोग चलना चाहिए। संविधान पर महत्वपूर्ण बात 5वीं सूची और 6वीं सूची है। ये 6वीं सूची आदिवासी साहित्य परिषद 6वीं सूची से निर्माण हो सकती है। आदिवासी जिलों का, आदिवासी पंचायत समितियों का निर्माण इससे हो सकता है। यह सूची आदिवासी स्वतंत्रता का जाहिरनामा है ये संविधान के ऊपर, क्योंकि ये 5वीं सूची ये कायदे, कानून और प्रशासन बनाने वाली सूची है आदिवासियों की। ये राज्यपाल इसका प्रमुख होता है राज्य का, और उनके दायरे में ये सब चलता है। तो ये 5वीं सूची और 6वीं सूची को हमें समझ लेना चाहिए। लेकिन हम देखते हैं कि ये 5वीं और 6वीं सूची की अमल बजावनी एक तो बहुत देर से शुरू हो रही है, और उसकी ठीक तरह से अमल उसका होते हुए नहीं दिखाई देता है। पेशा कायदा जो बना है 1976 और 1977 से जो अमल के लिए आया, वो भूरिया कमेटी ने वो तैयार किया हुआ पेशा कायदा है। इस पेशा कायदे के जरिए जो गांव है और गांव के आसपास की जो जमीन है, जंगल है, वो सभी वो गांव के ताबे में आता है, और वहाँ के कानून, वहाँ का प्रशासन, वहाँ की ग्राम पंचायत एक मिनी संसद की तरह वो उसे अधिकार दिए गए हैं। और जंगल का जो उपज है, खनिज है, वो सभी वो ग्राम पंचायत के ताबे में, दायरे में आता है। वहाँ की सेवाएं है, जो पढ़े लिखे पेशा कायदा के जो गांव है, वहाँ के युवकों को प्राथमिकता उनकी भर्तियां सेवा में करने का आदेश है। तो ये कानूनी इसकी अमल होना बहुत जरूरी है। आज की अवस्था आदिवासियों की बहुत विकट है। जागतिकरण के नाम पर आदिवासियों की, विकास के नाम पर आदिवासियों की लूट हो रही है, वो विस्थापित हो रहे हैं, जंगल से उन्हें खदेड़ दिया जा रहा है,
कहाँ पर कुछ विभाग में गोलियां चलने की भी घटनाएं वर्तमान पत्र में सुनने आती है। ये बहुत दुख की बात है। सदियों से रहने वाला जंगल का आदिवासी, उसे जंगल की संपत्ति मिलना चाहिए, संपत्ति का जंगल के हिस्सा मिलना चाहिए। पेशा कायदा क्या कहता है? पेशा कायदा ये वही कहता है कि वो जो आदिवासी गांव है उसके दायरे में जो जंगल संपत्ति आती है उसका बंटवारा उस गांव के लोगों को मिलना चाहिए। ये पेशा का एक तरफ से पेशा कायदा यह कानून बताता है, और दूसरी तरफ जागतिकीकरण और विकास के नाम पर विदेश कंपनियां यही गांव में, जंगल की गांव में घुस रही है और वहां का विस्थापन आज बड़ी संख्या से विस्थापित आदिवासी को होना पड़ता है। ये क्या चल रहा है? एक तरफ संविधान के ऊपर हमारे कानून है और दूसरी तरफ वो कानून का अमल न होते हुए उन्हें वहां से खदेड़ देना, ये बहुत संविधान के खिलाफ की बात चल रही है। मित्रों, हमारे महाराष्ट्र में जो बोगस आदिवासी, नकली आदिवासी है, इनकी संख्या लाखों से है, पाई गई है। हमारे कुछ कर्मचारी संगठनों ने एक ऑफ-रोड संगठन है, ऑफ-रोड संगठन ने ये लड़ाई लड़ी। 6 जुलाई 2017 में सुप्रीम कोर्ट का निकाल बाहर आया। ये निकाल के जरिए से जो बोगस आदिवासी है उनके ऊपर कार्रवाई करके ये सभी सच्चे आदिवासियों का भरना करना, ऐसा अर्थ इस निकाल का है। फिर भी इसका अमल नहीं हो रहा है। अगर लाखों से एक राज्य में आदिवासी, बोगस आदिवासी की सेवा भर्ती होती है, इस देश के पूरे राज्यों में क्या परिस्थिति होंगी? जिन आदिवासियों ने किसी को लूटा नहीं, किसी का शोषण नहीं किया, उस गरीब आदिवासियों की सेवाएं, नौकरियां लूटने की, संविधान का आरक्षण लूटने का काम इस देश में अलग अलग जाति के लोग कर रहे हैं। और उसको प्रोटेक्शन, जो राजकीय व्यवस्था है, यह व्यवस्था उन लोगों को प्रोटेक्शन देने का काम कर रही है। जिन लोगों ने महाराष्ट्र के अंदर जिन लोगों ने आदिवासी की सेवाएं लूटी, वही समाज आदिवासी में प्रवेश करने के लिए मांगे कर रही है। और उनका प्रोटेक्शन, जिन्होंने सेवाएं लूटी, देखो, इस संविधान का आरक्षण किसी को एक में से लूटने के लिए नहीं है। इस देश का संविधान समानता लाना चाहता है, स्वातंत्र्य लाना चाहता है, बंधुता लाना चाहता है। और हमारे आदिवासी ने किसी को नहीं लूटा, किसी का शोषण नहीं किया। ऐसा आदिवासी का स्वभाव है। जो लंगोटधारी आज पड़ा है जंगल के अंदर, उनकी सेवाएं अगर लूटी जाती है, और वो सारे समाज लूट रहे हैं, दूसरे समाज बगैर आदिवासी समाज लूट रहे हैं, और संसद के अंदर हमारे आदिवासी का भाग, राज्यसभा में हमारे आदिवासियों का भाग हमारे आदिवासी प्रतिनिधि भी नहीं लेते, क्योंकि वो दूसरे राजकीय व्यवस्था पक्ष के व्यवस्था के नीचे दबे हुए हैं। वो बोलते नहीं, वो संघर्ष नहीं करते। और ऐसी अवस्था में यह आदिवासी जनता का इस देश में शोषण हुआ है। इस शोषण को इस देश के सभी जनता ने समझना चाहिए। हम आदिवासी तो चाहते हैं कि सभी समाज का विकास हो, सभी समाज के लिए आरक्षण है।
ऐसा होने पर भी आदिवासी का आरक्षण बहुत संख्या में लूटा गया है। केंद्र सरकार की सेवा है, इसमें इनके बोगस आदिवासी की जांच का पड़ताल का तो कोई मुझे दायरा नहीं है, कोई अंदाज भी नहीं है। लेकिन हमारे जो युवा युवती इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं तो हमारे ये सच्चे आदिवासी बोलते हैं कि वहाँ पे बोगस आदिवासी इंटरव्यू देने के लिए आए थे। अभी इनका हिसाब कौन लेगा? हमारी कुछ कर्मचारी की संगठन है, एम्प्लॉयज फेडरेशन है, जिसके मधुकर उइके है, इन्होंने ये केंद्र सरकार के कुछ ये बोगस आदिवासी में जो घुसे हुए हैं उसके बारे में वो भी आगे आए। लेकिन ये जो चल रहा है देश के अंदर, आदिवासियों का आरक्षण लूटने की जो बात चल रही है, ये गलत तरीके से संविधान के ऊपर का हमारी आज़ादी लूट रहे हैं, संविधान के ऊपर का हमारा आरक्षण लूट रहा है। ये गंभीर बात है। जो इंसान, आदिवासी इंसान प्रामाणिक है, किसी का शोषण नहीं करता, उसी का शोषण इस देश में हो रहा है और ये स्पष्ट हुआ है। महाराष्ट्र में इस बोगस की संख्या बहुत ही संख्या में उभर आई है, सच्चाई आगे आई है और सभी आदिवासियों ने इकट्ठा होकर इसके खिलाफ लड़ना बहुत जरूरी है। मित्रों, मेरे दोस्तों, हमारा खुद का राजकारण होना बहुत जरूरी है। हमारे जो राजकीय प्रतिनिधि है वो अलग अलग पक्ष में जो दबोच कर काम करते हैं, जो स्पष्ट भूमिका और लड़ाऊ भूमिका लेना चाहिए वो लेते हुए नहीं दिखाते, संसद में बातें नहीं करते अपने हक की, राज्यसभा में बातें नहीं करते, विधानसभा में बातें नहीं करते। हक के लिए लड़ने वाले प्रतिनिधि जैसे कि जयपाल सिंह मुंडा थे, कि जिन्होंने संविधान खादर जयपाल सिंह मुंडा संविधान समिति में थे और उन्होंने आदिवासियों को मूल निवासी कहना, आदिवासी कहना, आदिवासी की व्याख्या होना संविधान के ऊपर ऐसी नींव डाली थी और उसके लिए संघर्ष किया था। जयपाल सिंह मुंडा को हम समझ लेना चाहिए कि कैसे प्रतिनिधि थे जयपाल सिंह मुंडा, आदिवासी का राज के प्रतिनिधि कितना अभ्यासु था, कैसे लड़ने के लिए सामने आए। जयपाल सिंह जी मुंडा, उस जयपाल सिंह मुंडा जैसे आदिवासियों के लिए लड़ने वाले आदिवासी प्रतिनिधि आगे आना बहुत जरूरी है। हमारी गुणवना गणतंत्र पार्टी कई दिनों से है, उनके आमदार भी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, कुछ आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में भी एक दो आमदार उनके इसके पहले हो गए। तो ये आदिवासी पार्टी जो है, ये आदिवासी पार्टी अपना खुद का राजकारण कर सकती है, आगे आ सकती है, स्वाभिमान से लड़ सकती है। अलग अलग देश के भाग में आदिवासी पार्टियां आई है, जैसे गुजरात में है, उनके भी कुछ 4-5 आमदार ऐसे दूसरे पार्टी है। जो पॉकेट में आदिवासी का प्रभाव है वो प्रतिनिधि आगे आकर अपनी जनता को स्वाभिमान का राजकारण सिखलाने की बहुत जरूरी है, क्योंकि ये राजकारण ऐसा पहलू है, विकास का पहलू है कि ये महत्वपूर्ण पहलू है। राजकारण के जरिए ही विकास हो सकता है, अन्यथा नहीं हो सकता, क्योंकि प्रशासन में शासन के
सरकार के, राज्य सरकारों के जो प्रशासन में विकास के कानून कायदे हैं, उनके वो कानून कायदे समझने वाले, लड़ने वाले और अपने समाज का स्वाभिमान, अस्तित्व, अस्मिता रखकर लड़ने वाले प्रतिनिधि की आवश्यकता होती है। तो ऐसे लड़ने वाले प्रतिनिधि यह राजकारण में और वैसा राजकारण उभर के ऊपर आना चाहिए, निस्वार्थ राजकारण उभर के आना चाहिए। आज हम देखते हैं कि पैसे वालों यही राजकारण कर सकते हैं, गरीब लोग प्रतिनिधित्व नहीं कर सकते हैं क्योंकि राजकारण में बहुत सारा पैसा लगता है। लेकिन ऐसा होते हुए भी संविधान में जो मत का अधिकार है, वो मत के अधिकार को हमने पहचानना चाहिए कि हमें किस तरह का राजकारण करने की जरूरत है, हम किस तरह का राजकारण करके आगे आ सकते हैं, हमारा हक किस तरह का राजकीय व्यवस्था से हम हासिल कर सकते हैं, इसकी बहुत जरूरी है। अगर राजकारण नहीं हुआ तो हमारा शोषण ये चलते रहेगा। ये हम गरीब है, हमारे पास पैसा नहीं, आर्थिक दुर्बल है, फिर भी इस संविधान के ऊपर जो मतों की जो कीमत है वो पहचानना चाहिए। हम भले भी आर्थिक दुर्बल है, फिर भी हम राजकीय व्यवस्था में आ सकते हैं, लड़ सकते हैं। तो हमारे इस खुद के राजकारण को हम जब तक समझकर स्वाभिमान से लड़ने के लिए, अस्तित्व के लिए लड़ने के लिए, हमारे आदिवासी समाज को न्याय दिलाने के लिए निस्वार्थ भाव से जब तक आगे नहीं आते हमारे प्रतिनिधि, वैसा राजकारण अगर हम हमारे समाज का अगर हम निर्माण नहीं करते, तब तक हमारा विकास नहीं होने वाला है। तो ये राजकारण की सोच, ये बहुत बड़ी सोच है। विदर्भ राज की यहाँ पर जो मांगनी हो रही है, तो ये जो गोंडवाना का भाग है, तो ये सीपीएन बेरार नागपुर शहर वक्त बुलंद शाह ने 1702 में बिठाया, स्थापना की। आजू बाजू में जो 11 गांव थे, वो ग्रामीण को इकट्ठा करके उस वक्त वक्त बुलंद शाह ने 1702 में ये नागपुर की स्थापना करके ये नागपुर शहर की रचना की। इतना जो सीपीएन बेरार का ये राजधानी का जो ठिकाना है, वहाँ पे हमारा राज चला था। तो चंद्रपुर में हमारा राज था, बल्लार शाह में हमारा राज था, इधर यवतमाल की तरफ ये पारवा, धाम और माहौर का किला, ये सभी की तरफ ये आदिवासियों का राज चलता था। गोंदिया, भंडारा, गढ़चिरौली, ये सभी के जिलों पर प्रभाव था राज का। इस राज को समझते हुए और बहुत बड़ी संख्या में इस गोंडवाना इस विभाग में आदिवासी रहते हैं, और इसमें हमारा गोंडियन समाज बहुत भारी संख्या में रहता है और उनकी भाषा गोंडी भाषा है। उस वक्त जब सीपीएन बेरार में भी इसका ठहराव हो गया था विदर्भ अलग करने के लिए, लेकिन हम आदिवासी ये चाहते हैं कि एक गोंडवाना का राज अलग हो, विदर्भ गोंडवाना राज ऐसा उसका नामकरण हो, आदिवासी का राज के जैसा यहाँ पे राज्य स्थापन हो, ऐसा यहाँ के आदिवासी, क्योंकि यहाँ इस इलाके में, विदर्भ के इलाके में आदिवासी और मागासवर की संख्या बहुत ज़्यादा संख्या है। और ये इतिहास देखते हुए जो किले शाबूत है, सब इतिहास है, ये सब इतिहास और राजवैभव आदिवासियों का देखते हुए
ये नाम देने के लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो हमने विदर्भ गोंडवाना राज के लिए जो मोर्चे निकाले थे, निरंजन मसराम इन्होंने नेतृत्व किया। मैं उनके साथ मोर्चे में 2-3 मोर्चे में उनके साथ था। तो ये जो मांग है, यह मांग भाषिक दृष्टि से, प्रादेशिक दृष्टि से तथा यहाँ पे जो खनिज है, द्रव्य है, कोलसा है, सीमेंट है, लाकुड़ है, ये सब व्याप देखते हुए अगर विदर्भ जो अलग हो जाएगा तो वो विदर्भ गोंडवाना विदर्भ राज्य वो स्थापित होना चाहिए। ऐसी मांग हमें करना है और ये मांग लेकर हमारे यहाँ के विदर्भ के आदिवासी लड़ रहे हैं। ये देवगढ़ का राज्य था जो नागपुर में फिर राजधानी आई, चांदागढ़ का राज्य है। ये सभी बातों को समझ लेना बहुत जरूरी है। अभी धर्म कोड के बारे में जो चल रहा है, ये धर्म कोड का जो विषय है, ये बहुत महत्वपूर्ण विषय मैं समझता हूँ। भाइयों, धर्म कोड के आदिवासी मांग क्यों कर रहे हैं, इसको समझ लेना बहुत जरूरी है। आदिवासी कोई धर्म के न होते हुए भी धर्म कोड की जनगणना में मांग क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमारे कोई अभ्यासक विचारवंत इसके ऊपर वो भी चाहते हैं कि हम धर्म व्यवस्था में है नहीं, इस देश के संविधान में आदिवासी कोई धर्म में है नहीं, ऐसा बताया। क्योंकि हिंदू कायदा आदिवासियों को लागू नहीं और वो धर्म के अवस्था में कोई हिंदू आते नहीं, कोई आदिवासी आते नहीं, तो कोई धर्म के आदिवासी होते नहीं। सुप्रीम कोर्ट का भी निकाल है। तो फिर भी धर्म कोड की मांग आदिवासी क्यों कर रहे हैं? तो हमारी जो संस्कृति है, वो संस्कृति के ऊपर आदिवासी जो जीना जीते हैं, उसी में हमारी सभी प्रणाली समा गई है। संस्कृति के ऊपर हमारा जीवन है। तो ये निसर्ग संस्कृति का जीवन है। सभी आदिवासियों का जीवन एक टाइटल में निसर्ग संस्कृति का उनका जीवन है। आदिवासियों का, सभी आदिवासी जमातियों का। तो ये धर्म कोड के लिए जो मांगे हो रही है, तो इस मांग के लिए हमारा गोंडियन समाज और दूसरे कुछ आदिवासी, ये सब जंतर मंतर दिल्ली में उन्होंने सभी ने आंदोलन किया। केपी प्रधान, अनेक लोग थे हमारे यवतमाल जिले से, भौराव मरापे गए थे, प्रहलाद सीड़म गए थे, बहुत सारे लोग ये मांग के लिए धर्म कोड आदिवासियों को होना चाहिए ऐसा कहने के लिए गए थे। यवतमाल में बिरसा पर्व हुआ था। उस बिरसा पर्व में ये विषय रखे थे, तो डॉक्टर विनायक तुमराम, दशरथ मडावी, केपी प्रधान, ये सभी लोगों ने विचार रखे, ये प्रमुख लोगों ने, तो वो भी धर्म कोड की मांग कर रहे थे। तो धर्म, आदिवासी का धर्म न होते हुए भी धर्म कोड की मांग क्यों हो रही है, ये भी सोचने की जरूरत है। क्योंकि आदिवासी भोला भाला है, उसे अलग अलग धर्म के लोग अपने ओर खींचने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो उनकी संस्कृति उनके जीवन में होने से वो अलग अलग धर्म का प्रभाव उनके ऊपर नहीं गिरता, क्योंकि वो संस्कृति से ज्यादा जीते हैं। तो वहाँ पे जो आंदोलन चल रहे हैं, तो उनका सभी हमारे नेताओं का जो कहना है
कि पूरा समाज, आदिवासी समाज है, वो एक जगह आना चाहिए, एक झंडे के नीचे आना चाहिए। हमारी संस्कृति हमारा धर्म है, और उस धर्म कोड में जो आदिवासियों को धर्म कोड मिलेगा, उसी के कॉलम में हमारे सभी लोगों की गिनती होंगी, और हम सभी इकट्ठा होंगे, और दूसरे अलग अलग धर्म से, उनके प्रभावों से हम अलग होंगे, और हमारी जो संस्कृति है, जो हमारे संस्कृति को ही हम धर्म मानते हैं, उसी के ऊपर सभी भारत देश का आदिवासी इकट्ठा होगा, संगठित होगा। ऐसी सोच से ये धर्म कोड में आदिवासी आना चाहते हैं। तो भाइयों, जनगणना में अभी अपन ने सभी लोगों ने देखा है कि वो जनगणना करने वाले आते हैं, तो वो लिखते हैं कि ये धर्म, तुम्हारा धर्म कोड भी नहीं है इसमें, तो तुम कौन से धर्म में है तो तुम्हें बतलाना पड़ेगा। तो आदिवासी कुछ बोलते नहीं, तो वो क्या बोलते कि तुम हिंदू है, और कोई भी धर्म में वो उसकी नोंद कर देते हैं कि स्कूल में जाने के बाद भी आदिवासी का बच्चा स्कूल में नाम डालने के बाद भी वो उस धर्म का नहीं है, फिर भी उसका धर्म वो रजिस्टर पर चढ़ा देते हैं। तो ये अपनी संस्कृति जीवित रखने के लिए स्कूल में भी अपनी संस्कृति का, निसर्ग संस्कृति का, अपने आदिवासी का जो संबंध है उसका नाम आना चाहिए। इसके लिए इस धर्म कोड की आवश्यकता है, और आदिवासी समाज इकट्ठा हो, काल स्वरूप इकट्ठा हो कुछ सोचने के बाद। तो प्राकृतिक धर्म, निसर्ग धर्म, आदिवासी धर्म, ये सभी आदिवासियों की सोच करके ये आदिवासी जो विचारवंत है वो धर्म के बारे में कौन से धर्म का अपन नाम देना चाहिए, ऐसी सोच कर रहे हैं। तो इसमें अपना गोंडियन धर्म, गोया धर्म, ये भी इसमें दायरे में आता है। तो दूसरा जो भिल्ल लोगों का जो भी कोई निसर्ग धर्म है, आदि धर्म है, आदिम धर्म, वो भी इसमें यही कॉलम में आता है। एक ही कॉलम में अपनी संस्कृति के जरिए से अपन सब समाविष्ट हो जाएंगे और संगठित हो जाएंगे। तो इसका चिंतन करना बहुत जरूरी है। मुझे इस लाइव पर बुलाया, बहुत सारी बातें करने का अवसर मिला। मैं तहे दिल से गुणोना दर्शन का मैं आभार व्यक्त करता हूँ, उन्हें धन्यवाद देना चाहता हूँ, शुक्रिया करता हूँ। आप सभी आदिवासियों का प्रेम, एक में से प्रेम रहना चाहिए। हम प्रेम की भावना रखकर इकट्ठा होना चाहिए, और हमारे जो क्रांतिकारियों का जो आदर्श है वो आदर्श जिंदा रखकर हमें सभी को लड़ना है अन्याय के खिलाफ। दोस्तों, मेरे परिवार के लोग भी आपको जय सेवा करने की इच्छा प्रकट कर रहे हैं। तो हमारे परिवार के जय सेवा। जय सेवा। उषा किरण आत्राम, माझी दीदी, जय सेवा। सबको मेरा जय सेवा।